गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग के बारे में, अब जरा हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग के बाद जो सेकंड इसका है कि क्या होता है। हाँ, तो फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे। जैसा आपको कई बार से बताया कि फेडरलिज्म, यहाँ देखिए कि लेट अस वी गो बैक द कंट्रास्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो फेडरलिज्म समझने के लिए एक बार फिर से हम श्रीलंका की ओर चलते हैं और बेल्जियम श्रीलंका की इस कहानी को एक बार फिर से हम दोबारा देखते हैं कि क्या वहाँ की स्थिति थी और किस ढंग से वहाँ कुछ ये हो रहा था। तो एक बार फिर से उस चीज को हम देखें कि कैसा ये हो रहा था। इसमें एक बात देखिए कि all over the constitution of the Belgium was reduced of the power and central government and go to give a power to रीजनल गवर्नमेंट। जैसे कि हम बेल्जियम में वहां देख रहे थे क्या कि बेल्जियम में जैसा कि दो ग्रुप था, दो तरह के लोग थे, एक थे फ्रेंच वाले, दूसरे थे डच स्पीकिंग वाले। तो वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों को बराबर बराबर की भूमिका दी गई थी। दोनों को काम करने का बराबर का अधिकार दिया गया था। Gave into the government that could be withdrawn the central government. At the change at this in 1993 was the regional government were given to constitutional power, were no longer dependent on the central government. Thus, the Belgians shifted from the unitary टू फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस ढंग से देखिए कि वहां पर क्या था बेल्जियम में कि वहां पर एक सरकार न बना करके वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ वहां पर रीजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई और जिससे लोगों को काम करने में सुविधा हो रही थी। दोनों ग्रुप को अपना अपना अधिकार मिल रहा था। ये था। अब चलिए यही अगर दूसरे तरफ हम देखें श्रीलंका की ओर, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, बिकॉज यहाँ दिया हुआ भी है कि श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर एंड तमिल वांट टू श्रीलंका बिकेम ए फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ देखिए कि क्या था, बेल्जियम में जहाँ फेडरलिज्म थी मींस पावर वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक तो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था आपका ये रीजनल गवर्नमेंट, मतलब एक केंद्र सरकार और एक थी वहां की राज्य की सरकार या प्रदेश की सरकार। जबकि श्रीलंका में इस ढंग से नहीं हो पाया था, जिसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में परेशानी होती रही और अंततः वहां के तमिल लोग भी यही चाहते थे कि यहाँ पर फेडरलिज्म की सरकार बने। अब चलिए इसके बाद जब हम तब इससे इस ढंग से क्लियर हो रहा है कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यहाँ पर दिया भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये द फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज divided between the central authority and various constitutional unit of the country। मतलब वहां पावर एक तो सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा किसी अदर इंस्टीट्यूशन के ये में विभाजित हो। जैसे अगर इंडिया में है कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक वहां पर जैसे इंडिया में देखिए कि यहाँ पर क्लियर दिया, आप देख भी सकते हैं कि इज गवर्नमेंट दैट इट इज which is the power is divided between the central authority and various constitutional unit of the country, जो कंट्री में दिया हुआ है। तो इस ढंग से यहाँ पर है कि हम पावर को दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं, या तो सेंट्रल पावर एक तो होगा ही और जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया गया होगा उसमें डिवाइड करता है। Once the government for the entire country that is usually responsible for the few subject on the common national level of the province that look after the
मस्ट डे टू डे। और यहाँ पर जो सरकार की जो पावर है वो भी डिवाइड कर दिया है गवर्नमेंट लेवल पर कि एक जो कुछ खास चीज जैसे उसको लिस्टेड किया गया कि ये फलाना फलाना चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और ये चीज है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो इस ढंग से बोथ ऑफ द लेवल of the government enjoy their power independence of the other। अब इस ढंग से दोनों लेवल की सरकार जो होगी उसका पावर अलग अलग होगा और वो अलग अलग ये करेगी, अलग अलग वो अपना ये सब करेगी। तो ये सब हम देख लिए। अब आगे चल करके एक दो चीज और बताते हैं कि इन द सेंस, अब इस सेंस में हमें क्या मिलता है उसको जरा हम देखते हैं। अब देखिए कि in the sense federalism are the contracted with the unitary governments under the unitary government, elsewhere only one level of the government of the sub unit and subordinate to the central government। अब यहाँ देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू द प्रोविंस और द लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इस ढंग से क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह can pass the order to the provincial government or local government, but the federalism system central government can't order। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह यहाँ पर क्या करेगी, ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, बल्कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट है उसी में कर सकती है। यहाँ पर था कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अलग से पावर दिया गया। जैसे इस चीज को आप और भी हम जरा और क्लियर करके आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि यहाँ पर देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ज्यादा ध्यान से, अब यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ द ओन विच इज नॉट answerable with the central government in the both are। अब यहाँ पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, पहले यूनिटरी सिस्टम में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई ये आदेश दिया जाता था और उसके आदेश के हिसाब से मानने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है और स्टेट गवर्नमेंट वहां पर आंसर देने के लिए मजबूर नहीं है। तो इस ढंग से हम ये चीज देख रहे हैं। अब आगे इसी चीज को थोड़ा सा और आगे क्लियर करते हैं, इस सबसे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है उस चीज को जरा हम देखें। तो इस चीज से एक और चीज स्पष्ट हो रहा है कि there are two or more level of the government। अब इसमें क्या है, पहला चीज ये देख रहे हैं कि इसमें दो या दो से अधिक लेवल की सरकार बन रही है। जैसे एक है कि इसमें पहला कि टू और मोर लेवल, जैसे एक है कि सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ हो सकता है कहीं पर अगर दो से ज्यादा लेवल की हो तो दो से ज्यादा लेवल की बन सकती है। जैसे इंडिया जैसे में देखिए कि यहाँ पर एक सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा है जो आपका लोकल लेवल की गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ दूसरा देख रहे हैं कि डिफरेंट टायर्स गवर्नमेंट ऑफ द सेम सिटीजन। आप देखिए कि वही सिटीजन्स, वही लोग यहाँ पर दोनों तरह की ये कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लियर है कि ये इस चीज को ज्यादा देखें तो ज्यादा क्लियर था कि डिफरेंस टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट सेम सिटीजन बट each child had the own jurisdiction of their specific matter and jurisdiction, taxation and other administration। अब उसी लोग पर, उसी नागरिक पर सिटीजन विल बी सेम, सिटीजन वही है, लेकिन उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिस्ट के अंतर्गत जो आता है काम उसमें करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने लिस्ट के अंतर्गत। जैसे सपोज कीजिए कि अगर रेलवे है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सिटीजन्स को कैरी करती है, उसी सिटीजन्स के लिए ये भाड़ा या फेयर बढ़ाती है, घटाती है, जबकि वही स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट गवर्नमेंट अपना टीचर्स के लिए करते हैं, वही सिटीजन्स यहाँ भी आकर के काम करते हैं। सिटीजन सेम होते हैं लेकिन वहां पर अपना अपने लिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से काम करती है। अब जरा चलते हैं दूसरे किसी और चीज की ओर। अब जरा देखिए कि थर्ड में क्या कि जुरिडिक्शन। अब यहाँ देखिए कि जुरिडिक्शन क्या है। अब यहाँ पर आपको जुरिडिक्शन के बारे में बता रहे हैं, इसको फिर से आगे चलिए कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए। हाँ, कि द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ
tiers of government are specified in the constitution, so the existence of authority to each other of the government and constitutionally guaranteed. अब यहाँ पर देखिए क्या है कि द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल, दोनों लेवल का जो जुरिडिक्शन है ऑफ द टायर गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से मान्यता मिला हुआ, ये नहीं है कि इसको मिला है उसको नहीं मिला है, दोनों को यहाँ मान्यता मिला हुआ है। अब दोनों अपने अपने लेवल पर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी में तो दोनों को हमारी संविधान गारंटी दी हुई है। ठीक है, अब जरा हम आगे की और बात करते हैं। अब चौथा में क्या है देखिएगा, चौथा में द फंडामेंटल प्रोविजन of the constitution can't unilaterally change by only the level of the government such as the require of the concerns of both level of the government। अब यहाँ फंडामेंटल प्रोविजन जो है, मौलिक जो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी इनलिटररी। अब इसमें दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है, इसलिए इसको अनलिटररी चेंज वन लेवल पर नहीं किया सकता। अब दोनों का यहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता दिया है, इसलिए हम दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आगे इसमें और भी क्या है, ये सब जानने की चीज है। इसी ढंग से देखिए, हाँ, पांचवा, द कन्वर्ट हैव and the court have power to interrupt the constitution and power of the different level government, and the highest court act as the umpire of the dispute। अब इसमें दिया गया कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि कोर्ट अपने हिसाब से इसमें काम करती है, और किसी भी लेवल की सरकार को जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको अगर परेशानी होती है तो वहां कोर्ट को ये अधिकार है कि उसका राइट या उसके अधिकार को याद दिलाए, उसको बताए। इसमें भी कोर्ट में भी हाईएस्ट लेवल का कोर्ट जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो क्या करता है, द एम्पायर, वह एक अंपायर के रूप में से एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। निर्णायक भूमिका का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई सरकार गलत करती है तो सही गलत का फैसला देने का अधिकार, चाहे वो फेडरली में सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे। जब सेंट्रल वर्सेस स्टेट की बात होती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट प्ले एज द अंपायर, जस्ट लाइक इन क्रिकेट। इस तरह से क्रिकेट में अंपायर की भूमिका सबसे अहम होती है, उसी तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और अंतिम एक चीज और देखिए कि सेकेंड लास्ट, कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू of each level government are clearly specified to ensure the financial autonomy। अब इसमें सरकार चलाने के लिए तो सबसे पहले चीज है कि इनकम चाहिए। अब अगर यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो पूरा रेवेन्यू ऑफ सोर्स रखती है और वही ऐड देती है या वही अपना शेयर देती है। लेकिन इसमें फेडरलिज्म में ऐसा है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी डिवाइडेड है, उसमें जो सरकार उसमें जिसके अंतर्गत वो जो आती है उसी से रेवेन्यू अपना लेकर के काम करती है। उस रेवेन्यू में उसका ऑटोनॉमी होता है, उसका स्वायत्ता होता है, उसमें कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं है। ये सपोज कीजिए कि लैंड रेवेन्यू वहां स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां उसको कलेक्ट करेगी और उसके हिसाब से वो अपना काम करेगी। इसमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इंटरफेयर करना तो वह इलीगल होगा और सुप्रीम कोर्ट वहां पर अंपायर की तरह रोक देगी। इसी ढंग से रेलवे है, और रेलवे से जो आमदनी होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये होता है दोनों का। और अंतिम देख लीजिए और लास्ट, the federal system of government due to objective of safeguard or to promote unity of the country। अब यहाँ फेडरल सिस्टम में एक और चीज दिया हुआ है कि डुअल ऑब्जेक्टिव, इसका दोनों ऑब्जेक्टिव है। इसमें दोनों सरकार जो होगा वो क्या करेगा कि सेफगार्ड एंड प्रमोट टू यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता के लिए दोनों प्रयासरत। अब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के छोड़ दो, हमारे अंदर है उसकी बात न मानो, ऐसा बात नहीं है। दोनों को दोनों नेशनल यूनिटी के लिए बाध्य होंगे, दोनों के दोनों नेशनल यूनिटी को प्रमोट करेंगे। इस ढंग से क्योंकि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्रमोट ऑफ द यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल द सेम
टाइम एकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटीज, कि हमारे देश में तो बहुत तरह की डाइवर्सिटीज है, इसीलिए यहाँ पर दोनों अपने देश की यूनिटी की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यू नो दैट आवर कंट्री हैज ए लार्ज कंट्री एंड देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज अलोंग विद द रेस, रीजनल रीजन, लैंग्वेज एंड सो मेनी थिंग्स। तो इस ढंग से यहाँ पर ये करेंगे। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि therefore two aspect of the crucial for the institution of the practice and federalism government are different level should be some rule of the power sharing। इस ढंग से हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या है कि कुछ ये दिया हुआ है। जैसे इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि दोनों में क्या है कि हाँ, दोनों सरकार में इस ढंग की भूमिका दिया हुआ है। दोनों सरकार, हाँ, दोनों सरकार यहाँ पर देश के हित में काम करने के लिए बाध्य है। अब यहाँ इतना चीज जानने के बाद एक दो चीज अब इस ढंग से हम जान सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज और क्लियर है, इसको हम समझ सकते हैं। वो क्या है कि exact balance of the power between the central and state government varies from the federation to another. This balance depends upon the mainly on the historical context which are the federation are formed. There are two kinds of the sources, the two kinds of the routes through which फेडरेशन आर had been formed। अब इसमें दो तरह की बात होती है। पहला क्या है कि द फर्स्ट रूट, अब यहाँ देखिए ध्यान से इस चीज को, द हाँ, इसमें क्या है कि द फर्स्ट रूट क्या है कि रूट इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट coming together, they are the own form of the bigger unit, so that the pooling sovereignty and the retaining identity they can increase their security। अब इस टाइप में क्या है, इसको और ज्यादा देखिए कि दिस टाइप ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म of the USA, Switzerland, Australia. In first category of the federalism, we all constitute states usually have the equal power or strong vice versa the federal government। अब इसमें देखिए कि फर्स्ट यूनिट जो है क्या कर रहा है कि फर्स्ट रूट में इन्वॉल्व द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन द ओन फॉर्म ऑफ द बिगर यूनिट। अब यहाँ जो इसमें देख रहे हैं कि दो तरह की बात है। इसमें पहला है कि द फर्स्ट रूट ऑफ इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट को इंडिपेंडेंट की भूमिका दी गई है। कुछ मामले में यहाँ पर स्टेट इंडिपेंडेंट है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है। लेकिन अब इसका दूसरा बात अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए इरेजर, इसको हटाइए। लेकिन इसका दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, उसको जरा देखिए। तो दूसरा में कह रहा है कि द नेशनल the second route where the large country decide to divide the power between the constituent state and national government। अब इसमें सेकंड में कह रहा है कि और स्टेट में फर्स्ट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, उसमें कि दोनों का अपना अपना अधिकार। जैसे यूएसए में देखिए, यूएसए में सेंट्रल पावर अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का पावर अलग है, उसमें कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन सेकंड रूट में से एक बात कर रहा है कि बिग लार्ज कंट्री डिसाइड द डिवाइड ऑफ द पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। India, Spain and Belgium are example of this kind holding together federalism। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री है या ऐसे बड़े बड़े कंट्री हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसमें उसी को अधिकार मिलता है कि वो पावर डिवाइड करे कि कौन कौन सा लिस्ट किसके अंतर्गत आता है। जैसे इंडिया वगैरह कंट्री इसमें आता है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये सब जो है इसी ढंग का एग्जांपल है। इसमें दोनों को इक्वलिटी का अधिकार देने का पावर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और एक बार डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनली कर देती है, वही होता है।
इन द सेकंड कैटेगरी, अब सेकंड कैटेगरी में क्या देखते हैं कि दिस सेकंड कैटेगरी में द सेंट्रल गवर्नमेंट टेन टू द मेजर पावरफुल। अब इसमें देखिए, अब वहां पर दो तरह की बात हम देख रहे हैं, जैसे कि एक हुआ कि यूएसए की बात, तो यूएसए में क्या देख रहे हैं कि उसमें पावर डिसाइडेड होता है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर है, और दोनों के पावर में कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंडिया जैसे कंट्री में, जो बड़ी बड़ी कंट्री है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किसका पावर क्या। जैसे उसमें के सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार सीमित कर दिया गया है, जैसे कि यूएस वगैरह में, लेकिन इंडिया जैसे बड़ी बड़ी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है। वही चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन सा पावर देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है। इस ढंग से ऐसे ऐसे में वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, जो कि दूसरे टाइप के स्टेट्स में या दूसरे वर्सेस में नहीं है। अब जरा इतना के बाद हम एक दो चीज और देखते हैं कि अब यहाँ हम एक चीज देखना है हमें कि ऐसा क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब इस चीज को था देखें। हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा हम और देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यू हैव व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल गवर्नमेंट। अब इंडिया में ऐसा क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट, हम इंडिया के गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसमें देखिए कि we earlier have seen how the small country like Belgium and Sri Lanka face to so many problem और managing the diversity। अब यहाँ हमने देखा कि फिर यहाँ बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम, श्रीलंका में यूनिटी गवर्नमेंट के क्या 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 परेशानी हुई थी। लेट अस बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इमर्ज इनटू द इंडिपेंडेंट नेशन। अब जरा हम यहाँ इंडिया के हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओर एक बार देखें। व्हाट मेक्स अबाउट द कंट्री लाइक द इंडिया टू मेनली लैंग्वेज। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में जैसे बहुत सारे भाषा के लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ इसमें अब इस व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। अब तो वैसे हम देखें कि इंडिया जैसे में सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि यहाँ किसका कितना पावर होगा, तो इंडिया जैसे कंट्री में क्या तय किया गया है, इंडिया में फेडरलिज्म करने के लिए क्या कुछ किया गया, इसको जरा हम देखें। तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमर्ज एज द इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे पहला समस्या यह था कि कैसे यहाँ पर देश का विभाजन होगा, सॉरी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब एक तो हुआ कि जब देश आजादी हुआ तो उस समय एक बहुत ही ब्लडी पार्टीशन था, मतलब कष्टदायक विभाजन हुआ था। देयर वेयर ए बिग राइट्स बिटवीन द टू पीपल्स ऑफ द टू कंट्री लाइक द इंडिया एंड पाकिस्तान, या इसको ऐसे कहें कि इट वाज अ राइट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, हिंदू एंड इस्लाम were held in 1946 and 47। तो उस समय सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद जब विभाजन हुआ तो उसमें एक और कष्ट समस्या आया था कि यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो पहले से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको हम बता दें फिर से कि यहाँ उसमें क्या था कि सेवरल प्रिंसली स्टेट्स था, बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सब हमारे देश के भाग थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया, इसको डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ डिक्लेयर किया गया। अब इसके तहत क्या था कि डिड नॉट यूज ऑफ द वर्ड फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसली ऑन द फेडरल। अब यहाँ क्या था कि स्टेट्स जो थे और प्रिंसली थे, ज्यादातर प्रोविंशियल तो कम ही थे, ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। इसलिए अब कैसे कहते, इसके लिए क्या हुआ कि लेट अस वी गो बैक द सेवरल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबाउट। अब इसमें जरा हम देखें और भी कई चीज कि किस ढंग से हुआ था। लेट अस गो बैक द, एक सेकेंड, हाँ
हाँ, तो अब जरा देखें कि लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। और इसमें जरा 7 फीचर्स की बात जो एक बार आप देखे थे अभी अभी जो 7 उसमें फेडरलिज्म की बात हमने किया था, उसमें एक बार अगर फिर से आपको याद कीजिए तो वी कैन सी दैट ऑल दिस फॉर्मूला और दी फीचर्स अप्लाई टू प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें 2 टायर ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया है, और इसमें द यूनियन गवर्नमेंट और वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, और रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे उसमें बताए थे कि आपको फेडरल गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वो सरकार। तो यहाँ पर क्या था कि इस ढंग से एक तो यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा गया, और दूसरा हुआ स्टेट गवर्नमेंट। The later with third tier of the government was added in form of पंचायत। इंडिया में क्या किया गया कि एक और किया गया जिसको हम कहते हैं थर्ड टायर गवर्नमेंट कहते हैं। ये थर्ड टायर गवर्नमेंट क्या है, तो थर्ड टायर गवर्नमेंट में यहाँ पर पंचायती राज या उसको म्युनिसिपैलिटीज का है, इसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में भी, अब लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि रूरल एरियाज के लिए हुआ पंचायती राज सिस्टम, अर्बन एरियाज के लिए हुआ म्युनिसिपैलिटीज। अब ये भी है जो एक थर्ड टायर गवर्नमेंट हुआ, और ये हमारे यहाँ शासन करती है। लोकल समस्याओं का, लोकल चीजों का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब हमारा ये सरकार करती है। तो इस ढंग से हम इसके तहत 3 लेवल की सरकार हो गई, और द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट। अब इस तीनों के बीच क्लियरली प्रोविंस 3-fold, और इसमें 3-fold किया गया है। यहाँ पर एक तो होगा सेंट्रल पावर, एक स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों के लिए कैसे कैसे डिवाइड होगा, इसके लिए लिस्ट बना दी गई है कि किसका क्या होगा, ये उसका किसका क्या पावर होगा और किस ढंग से काम करेगा, इसका यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया। तो लिस्ट में 3 लिस्ट की चर्चा की गई है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट। तो पहला हम यूनियन लिस्ट देखें। तो यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट include the subject of national importance such as defense। जैसे इसमें क्या है कि डिफेंस है, या ऑफ ए कंट्री, या फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब जो है ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस की बात जो होती है वो सब इसमें आता है। और यहाँ पर कि दीज आर इंक्लूडेड द लिस्ट बिकॉज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो एलोन कैन मेक द लॉज रिलेटिंग दिस सब्जेक्ट। अब ये सारा चीज जो आपको बताए हैं, इसमें जो भी चीज होगा उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे काम करती है उसी ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगी। और चाहे किसी भी स्टेट में रेलवे का ये परिचालन हो रहा हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से होगा। डिफेंस है, डिफेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से कोई राय विचार करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इसी ढंग से चलिए दूसरा की बात हम करते हैं। तो दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या है वो जरा हम एक बार देख लें। तो हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट में देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। जैसे कि अब इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल इंपॉर्टेंस पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही नियम बनाती है और उसी के नियम के हिसाब से सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 तरह का सब्जेक्ट, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जरा हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें जो कनकरेंट लिस्ट में आता है। अब स्टेट गवर्नमेंट वाले में किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट, इसमें वो आता है जिसमें स्टेट एंड यूनियन दोनों नियम बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी। और इसमें जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, ये सब चीजें हुआ,
इसमें दोनों सरकार अपना अपना नियम बनाती है। जैसे आपको बता दें कि बोथ यूनियन एज वेल एज मेक द लॉ एंड सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट हुआ, या ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडेप्टेशन एंड सक्सेशन, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें इसमें दोनों गवर्नमेंट सरकार, ये दोनों गवर्नमेंट अपना अपना रूल बनाती है और दोनों तय करती है। अब व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट फॉल इनटू द थ्री लिस्ट, अब इसके बाद एक और चीज बताते हैं कि जो चीज बच गए इसके बाद भी, अब ऐसा उस समय जब संविधान बना था उस समय तो बहुत सारा चीज नहीं था, तो उस समय जो चीज बच गए उसका हम एक अलग लिस्ट बना दिया, जिसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का, जैसे 3 लिस्ट हो गया, यूनियन, स्टेट एंड लोकल या कंकरेंट, इसके बाद जो बच गए उसको हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट उसको हम कहते हैं कि वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जो भी आता है वो सब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, कि जो चीज उधर चला गया से चला गया, अब जो बच गया वो सब रहेगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो सब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आ गया। अब इस ढंग से हम क्या देख लिए पूरे ओवरऑल मिला जुला करके कि इंडिया जैसे देश में कि वी नोटेड दैट, एक बार फिर सबको इरेज करते हैं, आपको कहीं दिक्कत होगी। अब इस ढंग से हम देख रहे हैं कि वी नोटेड दैट द एबव मोस्ट फेडरेशन आर फॉर्म होल्डिंग टुगेदर एंड डोंट गिव द इक्वल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। इसमें 10 और, अब इसमें मिला जुला के हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ पर अब जैसे एक और चीज हुआ इसमें कि ऑल दिस सब्जेक्ट आर इंडियन यूनियन हैव नॉट आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय द स्पेशल स्टेट, अब जैसे जम्मू कश्मीर है द ओन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी, अब तो चलिए जम्मू कश्मीर का भी ओन कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं रह गया, पहले था, ये सब जब बुक है उस समय था, लेकिन हमारा 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ उसमें वो भी खत्म हो गया। तब इस ढंग से कुछ जैसे हुआ कि अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जो अपना स्टेट असेंबली हुआ उसमें जो लॉ पास करेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेने की जरूरत उसको नहीं है, इस ढंग से यहाँ पर ये सारा कुछ दिया गया। अब देयर आर यूनिट्स ऑफ द यूनियन विच आर लिटिल पावर, अब इस ढंग से अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अब हम जैसे दिल्ली या कुछ और कैपिटल स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज क्या है और उसको किसके अंतर्गत आती है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसी के साथ थैंक यू।